चैप्टर नंबर 21 स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक। फर्स्ट टॉपिक इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। इफ टू बॉडीज ए एंड बी आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड बॉडी सी, मीन्स दो बॉडीज ए और बी ये सेपरेटली किसी थर्ड बॉडी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ये दोनों आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। मीन्स इस फिगर में आप देख क्या रहे हैं कि ए और बी सेपरेट है, ऐसे सेपरेट है इनका डायरेक्ट टेम्परेचर ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, डायरेक्ट हीट इनमें ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। लेकिन ए का हीट ट्रांसफ़र हो सकता है सी में, बी का भी हीट ट्रांसफ़र हो सकता है सी में, और सी का हीट भी ट्रांसफ़र हो सकता है ए में और बी में। तो ए और बी का भी हीट ट्रांसफ़र हो जाएगा बट वाया सी। मीन्स अगर थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर ऑफ ए एंड टेम्परेचर ऑफ सी, तब तक हीट ट्रांसफ़र होगा जब तक टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाते। मीन्स टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी हो जाएगा, दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। ऐसे बी का हीट ट्रांसफ़र हो सकता है सी में, तो इनका टेम्परेचर बराबर हो जाएगा थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। तो दोनों ही कंडीशन में आप देख रहे हैं राइट साइड में टेम्परेचर ऑफ सी लिखा है, तो लेफ्ट साइड भी बराबर हो जाएंगे, टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी। यानी कि तब तक हीट ट्रांसफ़र होता रहेगा ए से वाया ए से बी तक वाया सी, या बी से ए तक वाया सी, जब तक कि दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं हो जाते। ये आपका जीरोथ लॉ है। सेकेंड हेडिंग आपकी है इक्विवेलेंस ऑफ वर्क एंड हीट। डॉक्टर जूल एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन हीट एंड वर्क एंड ही फाउंड दैट 4.18 into 10 power 3 joule of work produce same temperature rise as 1 किलो कैलोरी। यानी 1 किलो कैलोरी टेम्परेचर यानी हीट राइज होने में, टेम्परेचर राइज होने में वर्क कितना करना पड़ता है, 4.18 इंटू 10 पावर 3 जूल का वर्क करना पड़ता है। मीन्स 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 इंटू 10 पावर 3 जूल। दैट मीन्स 1 कैलोरी कितना हो जाएगा, 1000 से डिवाइड, तो क्यू कैलोरी कितना हो जाएगा, 4.18 इंटू क्यू। तो क्यू कैलोरी हीट प्रोड्यूस करने के लिए जो वर्क डन मान लीजिए डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4.18 जूल। ये जो कांस्टेंट आपका आता है 4.18 है ना, जो कांस्टेंट आपका आता है 4.18, ठीक है। इसको कन्वर्जन फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कन्वर्जन फैक्टर कहते हैं, और जे से डिनोट करते हैं। यानी जे की वैल्यू आपकी आती है 4.18, मीन्स वर्क डन इज इक्वल टू जूल यानी 4.18 यानी कन्वर्जन फैक्टर इंटू क्यू, क्यू मीन्स ये हीट में रहेगा, ठीक है। अब हम हीट और वर्क डन पढ़ते हैं। थर्मोडायनामिक प्रेशर में हीट क्या होता है और वर्क क्या होता है। अगर आपके पास दो बॉडीज़ हैं या दो से ज़्यादा बॉडीज़ हैं और उनमें टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, तो इसे हीट कहेंगे। यानी टेम्परेचर उनका डिफरेंस है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से अगर एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है तो हीट होगा। अगर हीट ट्रांसफर यानी एनर्जी जो ट्रांसफ़र हो रही है वो टेम्परेचर डिफरेंस पर डिपेंड नहीं कर रही है, यानी टेम्परेचर डिफरेंस पर डिपेंड नहीं कर रही, तो आप फोर्स लगा रहे होंगे या प्रेशर दे रहे होंगे, तब एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही होगी। यानी when energy does not depend upon the difference of temperature of the two bodies, then energy transfer is called work। तब इसे क्या कहेंगे, वर्क कहेंगे। और सपोज कि एक सिलेंडर हमारे पास ऐसे है कि इसमें गैस फिल है और ऊपर से एक पिस्टन लगा हुआ है, फ्रिक्शनलेस है पिस्टन, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, और इस पर हमने वेट रख दिया, तो इसकी वजह से ये नीचे की तरफ दबेगा, तो गैस इस पर प्रेशर लगाएगा ऊपर की ओर। वी नो दैट कि प्रेशर इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया इज इक्वल टू फोर्स, ठीक है। तो ये हो गया फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस। गैस जिस पे जो फोर्स लगाएगी पिस्टन पे ऊपर उठाने के लिए, ये हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया। अब करेंगे क्या कि पहले कंडीशन में हम मान लेते हैं कि हम कुछ वेट यहाँ से रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। प्रेशर लगने की वजह से ये पिस्टन ऊपर की तरफ उठेगा। डिस्प्लेसमेंट, सपोज दैट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है डी एस, तो स्मॉल वर्क डन आपका हो जाएगा फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया था, वैल्यू हमने रख दी। ऑल्सो यू नो दैट कि एरिया और डिस्प्लेसमेंट जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट आपका आ जाता है वॉल्यूम। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वॉल्यूम स्मॉल हो गया, ये वॉल्यूम आ गया जो चेंज हुआ है, ये स्मॉल वर्क डन आपका आ गया। अगर हमें टोटल गैस के लिए निकालना है कितना इंक्रीज़ हुआ, सपोज दैट वॉल्यूम हमारा इनिशियल V1 था और इंक्रीज़ हुआ वॉल्यूम V2 है, तो अब हम इंटीग्रेशन करेंगे, P आपका कांस्टेंट रहेगा,
dV हो यानी वॉल्यूम आपका चेंज होगा, इनिशियल वॉल्यूम V1 से V2 तक, तो V1 से V2 तक के रेंज में हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। P बाहर, dV का इंटीग्रेशन V आ जाएगा, और जब रेंज रखेंगे तो V2 माइनस V1 यानी इंक्रीज्ड वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा वर्क डन आ जाता है यहाँ से। तो अब इससे क्या होता है, अगर हम एक कर्व खींचें या एक हम ग्राफ बनाएं तो देखते हैं हमें एक कर्व लाइन मिलती है, यानी जैसे जैसे प्रेशर घटता है वॉल्यूम बढ़ता चला जाता है। ठीक है, वॉल्यूम आपका बढ़ता चला गया, कर्व बना। अगर हमने यहाँ आप देखेंगे ग्राफ में पॉइंट ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वी वाली लाइन पे यानी एक्सिस पे, वॉल्यूम वाली एक्सिस पे, और बी से भी वॉल्यूम वाली एक्सिस पे एक लाइन ड्रॉ किया है, तो ये जो आपका पूरा एरिया आता है ना, इस वॉल्यूम वाली लाइन से बाउंड, यही पूरा आपका वर्क डन को दिखाता है। ठीक है, अब वर्क डन साइक्लिक प्रोसेस देख लेते हैं। वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस में देख लेते हैं क्या होता है। व्हेन अ सिस्टम आफ्टर पासिंग थ्रू डिफरेंट स्टेट्स रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल स्टेट देन इट इज़ कॉल्ड अ साइक्लिक प्रोसेस। जब कोई सिस्टम यानी सिस्टम में चेंज हो रहा हो, अलग अलग प्रोसेस से हो रहा हो, और बाद में वो रिटर्न होकर के अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाए, तो इसको साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। जैसे इस फिगर में आप देख सकते हैं कर्व जो बनाया गया है, एक बार एक्सपेंशन को दिखाया गया है, ए से बी तक कर्व आपका ए सी बी बना हुआ है। इस तरह का कर्व बनेगा, अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, एक्सपेंशन होने पर, पहले जब हम गैस को एक्सपेंड कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन में मान लेते हैं कि हम गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, तो कंप्रेस करने पर ये बी से फिर से ट्रांसफर होगा, लेकिन उस वे से नहीं होगा जिस वे से इसमें एक्सपेंशन हुआ था। ये वे सपोज दैट डी की तरफ से हो रहा है, तो ये जो बी डी ए कर्व है आपका, वो कंप्रेशन को दिखाएगा, जो कंप्रेस हो रही है गैस उसकी स्टेट को दिखा रहा होगा। तो वर्क डन क्या होगा, इससे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ए से ए डैश वॉल्यूम वाली एक्सिस पे, बी से बी डैश वॉल्यूम वाली एक्सिस पे। तो अब जो आपका ये पूरा एरिया आया है, पूरा एरिया का मतलब क्या हुआ कि ये जो आपके पास आया है ए सी, ये पूरा ए डी बी बी डैश ए डैश, इस पूरे एरिया में से ये वाला एरिया हटा दें, ए सी बी बी डैश ए डैश, ये नीचे वाला एरिया हटा दें, तो जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया आ जाता है। यही आपका हो जाएगा वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। ओके, थर्मोडायनामिक में जो आपके वेरिएबल्स होते हैं या कोऑर्डिनेट कह सकते हैं, ठीक है, वो आपके होते हैं प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड देन इनिशियल एनर्जी। इस बेसिस पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बनता है, इफ़ हीट क्यू इज़ गिवन टू अ सिस्टम, यानी किसी सिस्टम को अगर क्यू हीट दिया जाए तो उसका एक पार्ट, ठीक है, यूज़ हो जाएगा किसमें, इंटरनल एनर्जी राइज करने में। उसका एक पार्ट क्या होगा, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी राइज करने में यूज़ हो जाएगी, और जो बचेगा वो वर्क डन में खर्चा हो जाएगा, यानी डूइंग वर्क में आपका एक्सपेंड होगा, यानी ठीक है एक्सपेंस होगा। तो अब मान लीजिए किसी सिस्टम को क्यू हीट दी जा रही है और उसका एक पार्ट इंटरनल एनर्जी राइज करने में खर्चा हो जा रहा है, डेल्टा यू जो कि इंटरनल एनर्जी है, तो बाकी जो बचेगा वो वर्क डन में खर्चा होगा, यानी वर्क डन हो गया। ठीक है, इनफाइनेटली स्मॉल चेंज के लिए डी क्यू, अगर स्मॉल हम हीट दे रहे हैं तो चेंज इंटरनल एनर्जी भी कम राइज होगी, स्मॉल इंटरनल एनर्जी राइज होगी, वर्क डन भी आपका स्मॉल होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक पे कुछ प्रोसेस हैं जो बेस है, जैसे आइसोकोरिक प्रोसेस में। आइसोकोरिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम गैस के वॉल्यूम को नहीं बढ़ाते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, यानी सपोज दैट डेल्टा वी इज इक्वल टू 0 रख रहे हैं, तो अगर डेल्टा वी 0 रख रहे हैं, हम पढ़ चुके हैं पीछे कि वर्क डन होता है प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। तो जब वॉल्यूम अगर चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है यानी 0 है, तो वर्क डन भी आपका 0 हो जाएगा। अगर वर्क डन 0 हुआ तो जितनी हीट हम दे रहे हैं सिस्टम को, सब क्या होगी, उसकी इंटरनल एनर्जी राइज करने में कंज्यूम हो जाएगी। ठीक है, यानी Q इज इक्वल टू डेल्टा यू, यानी इंटायर हीट गिवन टू द सिस्टम इज यूज्ड इन इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू ऑफ द सिस्टम। ये किस में होगा, आइसोकोरिक प्रोसेस में होगा। नेक्स्ट आपका है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर नहीं बढ़ता। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी राइज नहीं हो रही है,
यानी इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। अगर इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमने पढ़ा कि हीट होता है, इंटरनल एनर्जी राइज करने में कुछ खर्चा होता है हीट और बाकी वर्क डन में। अब जब इंटरनल एनर्जी आपकी जीरो हो गई, नहीं कुछ चेंज हो रहा है, तो जो आप हीट देंगे वो टोटल वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी इंटायर हीट गिवन टू द सिस्टम इज यूज्ड इन वर्क डन बाय द गैस। ठीक है। और लास्ट टॉपिक आपका आता है एडियाबैटिक प्रोसेस। इस एडियाबैटिक प्रोसेस में होता क्या है, ना तो हीट बाहर से ली जाती है और ना तो हीट बाहर की तरफ दी जाती है। ठीक है। यानी यहाँ पे हीट कांस्टेंट रहता है। फर्स्ट लॉ में हमने पढ़ा Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, जहाँ Q हीट है। इस हीट का कुछ पार्ट आपका इंटरनल एनर्जी राइज करने में खर्चा हो जाएगा सिस्टम का, बाकी जो बचेगा वो वर्क डन में। अब अगर हम सराउंडिंग से बाहर से हीट ना ले रहे हैं ना तो दे रहे हैं, तो यानी Q आपका क्या है, जीरो है, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो जो आपकी इंटरनल एनर्जी होगी वो वर्क डन के बराबर होगी निगेटिव साइन के साथ। किसके साथ? निगेटिव साइन के साथ। तो अगर हमें यही वर्क डन जो निगेटिव में आया है इसको हटाना है तो क्या करना होगा, इतना ही वर्क डन हमें पॉजिटिव में करना होता है। इतना ही वर्क डन हमें क्या करना होता है, पॉजिटिव में करना होता है। तो पॉजिटिव में अगर वर्क डन करना होगा तो इंटरनल एनर्जी हमें कितनी चाहिए होगी, प्लस डब्ल्यू चाहिए होगी। यानी इंटरनल एनर्जी कितनी चाहिए होगी, प्लस डब्ल्यू चाहिए होगी। ठीक है। और इस कंडीशन में वर्क डन जो सिस्टम द्वारा किया जाएगा वो कितना हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है। यानी इंटरनल एनर्जी आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है। मीन्स व्हेन डेल्टा यू इंक्रीजेज, जब हम इसको बढ़ाएंगे द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम राइजेस, सिस्टम का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ने लगेगा। जैसे एक एग्जांपल इस पे देख लेते हैं। अगर हम चाय को, ठीक है, क्या करें, इफ़ वी शेक विगरसली द थर्मोस कंटेनिंग हीट हॉट टी देन इट विल बी एन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ये क्या होता है, ये एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। देयर इज़ नो कम्युनिकेशन ऑफ हीट बिटवीन द टी एंड द थर्मोस इन द एक्सटर्नल एयर। यानी यहाँ टी और बाहर का जो सराउंडिंग है उसके बीच में एक लेयर ऐसी बनती है कि उनके हीट में कोई भी कम्युनिकेशन नहीं रहता है, तो हीट ट्रांसफ़र नहीं होती है। तो इस वजह से होता क्या है, टेम्परेचर बढ़ने लगा, इंटरनल एनर्जी राइज होगी और टेम्परेचर बढ़ने लगेगा।